हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर लीगल आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के न्यूज़पेपर से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिला है हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे चंपकम दोराजी जान एक विमेन, उनकी वजह से हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्रिगर हुआ और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने की जरूरत पड़ गई। तो देखिए, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है जिसमें हेडलाइन है जिसकी Who's Champakam Dorari Jan, the women in a 9 yard sari who triggered first constitutional amendment। और पूरी इसमें अच्छे से चीजें बता रखी हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत हमें पड़ गई 1951 में ही। सो हाय, आई एम शिवम पांडे। जो ने भी अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए, सबसे पहले नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, इस पे हम रेगुलर लीगल अपडेट्स आपको देते रहते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द आर्टिकल। और इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि कैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ गई और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद और क्या क्या चैलेंजेस जो गवर्नमेंट है उसके आगे आए और चेंजेस किए गए पब्लिक वेलफेयर में। तो देखिए, ये आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक केस है 1951 का, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई था। अब होता ऐसा है कि मद्रास गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स में कुछ रिजर्वेशन करती है और वो रिजर्वेशन कास्ट बेस होते हैं जिसमें ब्राह्मण के लिए 2 सीट्स होती है और इसी हिसाब से हर एक कास्ट के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है। चंपकम दोरारी जान इस डिसीजन से उनको अच्छा नहीं लगता, उन्हें ऐसा लगता है उनके साथ गलत हो रहा है और उनके लिए केवल 2 सीट्स ही अवेलेबल हैं बिकॉज वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। तो वो केस फाइल करती है मद्रास हाई कोर्ट में और ये केस बन जाता है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू टेस्ट इफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नॉट। और ये पहला केस बन जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन परमिट करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या नहीं करता है। तो 1950 में मद्रास हाईकोर्ट में जब ये केस जाता है, मद्रास हाईकोर्ट सुनने के बाद इस पर्टिकुलर ऑर्डर को स्टक डाउन कर देता है और गवर्नमेंट ऑफ मद्रास इस चीज को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 1951 में 5 जज बेंच इसको सुनता है और 5 जज बेंच सुनने के बाद भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देती है और इस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्टक डाउन कर देती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पूरा ऑर्डर जो है गवर्नमेंट का, ये रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस पे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको परमिट नहीं करता और कहीं ना कहीं इट इज अपोजिट टू द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये कहते हुए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। पार्लियामेंट को लगता है कि फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल इट इज इंपॉर्टेंट कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को हटाने के लिए, इसको सुपरसीड करने के लिए जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फॉर्म में एक अमेंडमेंट लेके आते हैं और जिसमें वो हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दे देते हैं। अब इससे पहले कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं था जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की रिजर्वेशन दिया जाए। बट रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रखा जाता है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात कही जाती है। जॉब्स में रिजर्वेशन था 16(4) के तहत, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं था। अब ये जो रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, ये रूलिंग बेसिकली आती है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड। और ग्रैनविल ऑस्टिन, जो जूरिस्ट भी कह सकते हैं आप, उन्होंने एक किताब लिखी थी वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये उन्होंने किताब लिखी थी और इसमें उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्टमेंट, उसमें कई सारे डजन्स ऑफ आर्टिकल हैं जो कंपनसेटरी ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं डिसएडवांटेज्ड ग्रुप और सिटीजन को। इसलिए इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अगर उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उन्होंने कोट भी किया कि आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, जैसे ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन वहीं पे कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं इसी में, आप कह सकते हैं रीजनेबल लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके थ्रू स्पेशल ट्रीटमेंट भी कई बार मिल जाता है कुछ लोगों को। आर्टिकल 15 की बात की जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बट इसमें भी कुछ रीजनेबल आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं और कुछ आप कह सकते हैं रीजनेबल एक्शन लिया जा सकता है जिससे कुछ पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को फायदा किया जा सके। जैसे 15(3) में वुमेन के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, इसकी बात कह रखी थी। आर्टिकल 16(4) जो बात करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 17 जो बात करता है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की। सो ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट की बात भी करते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। तो ये चीज कोई नई नहीं है। साथ के साथ अगर हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करें न्यूज़पेपर की, तो ये बताता है कि कैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस होता है। और आगे इस आर्टिकल में बात होती है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है
आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं 14 में और किसी को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सो यहाँ पे इक्वालिटी का ब्रीच हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बात कही गई है और इसमें फिर आगे जो बात कही गई है, इट इज रिलेटेड टू दी ट्रेड एंड बिजनेस, कि कैसे स्टेट जो है वो भी उसके पास राइट है कि वो एक आप कह सकते हैं केवल वो ये अलाउ करे कि केवल स्टेट ही ट्रेड करेगा इस पर्टिकुलर फील्ड में और अपनी मोनोपोली वो मेंटेन कर सकता है, ये भी स्टेट के पास राइट होता है। तो इस बारे में डिस्कस किया गया है। अब इस पूरी चीज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इस पूरे आर्टिकल को। पहला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका बैकग्राउंड क्या था और क्या चेंजेस हुए। इसके बाद फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है और इनका अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें फंडामेंटल राइट सुपरसीड करेगा या डीपीएसपी सुपरसीड करेगा, कौन सा प्रिवेल करेगा। और सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एसटी की बात कही गई है आर्टिकल के एंड में, जिसमें ये कहा गया है रिसेंटली 2024 में जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज थे उस टाइम के, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने सब क्लासिफिकेशन की बात की थी एससी एसटी कैटेगरी। तो इसको भी एक्सप्लेन किया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लेके आया गया था, होता क्या है कि कई सारे जो केसेस हैं वो कई सारे केसेस चल रहे होते हैं कोर्ट में, जिसमें जजमेंट जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट आती है। देखिए, हमारी हम जब इंडिपेंडेंस हुए थे तो हम एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे, वेलफेयर स्टेट जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले और जो लोग पीछे रह गए हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने ऑर्डर्स के द्वारा कई सारे रूल्स बना रहा था, बट वो रूल्स चैलेंज हो रहे थे कोर्ट में। सो इस चीज को कोप अप करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरारजी, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात हुई थी, जिसको स्टक डाउन कर दिया गया था। उसके बाद रोमेश थापर का भी एक केस था, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1915, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट इसको स्टक डाउन कर दिया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी फ्यू ग्राउंड्स पे। सो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो जमींदारी सिस्टम जो था जिसको अबॉलिश कर रहा था कर रही थी गवर्नमेंट, उसको भी कई जगह चैलेंज किया था। और एग्रेरियन रिफॉर्म जो है वो भी रुक रहे थे और जो स्टेट मोनोपोली है कुछ ट्रेड्स में वो नहीं आ पा रही थी। तो ये जो बैकड्रॉप था, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है। वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट सबसे पहले आर्टिकल 15(4) को इंसर्ट करती है। आर्टिकल 15(4) जो एम्पावर कर देता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। मतलब स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए और SC एंड STs के लिए। तो 15(4) इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म की भी बात होती है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में, और लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके थ्रू जो भी आइटम्स इस 9th शेड्यूल में होंगे उसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी कोर्ट के पास। और इसी के तहत आर्टिकल 31A और 31B को भी इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 19 में 3 नए ग्राउंड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये 3 ग्राउंड एड ऑन कर दिए जाते हैं कि इस बेसिस पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट कहे कि हमारा रशिया के साथ अच्छा रिलेशन है तो आपको रशिया के अगेंस्ट कुछ भी भला बुरा नहीं कहना जिससे हमारी रिलेशनशिप खराब हो। सो दिस इज समथिंग कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद आर्टिकल 19(6) को अमेंड किया जाता है और इसमें ये इंसर्ट किया जाता है कि स्टेट जो है वो नेशनलाइजेशन कर सकता है किसी भी ट्रेड या बिजनेस का इन नेशंस इंटरेस्ट। सो ये चीजें कही जाती हैं। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक था कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कौन सा प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा या डीपीएसपी प्रिवेल करेगा। तो जी देखिए, चंपकम दोरारजी का जो केस था, चंपकम दोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951, इसमें ये कहा गया था कि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में तो हमेशा फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करेगा। उसने पार्लियामेंट को ये पावर दी थी कि केवल पार्लियामेंट ही इसको एनेक्ट करके हटा सकता है और पार्लियामेंट चाहे तो डीपीएसपी को प्रिवेल करवा सकता है। वेयर गोलकनाथ का केस 1967 में इसके बाद आता है और वो कहता है कि फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, और फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं हो सकता, इसलिए फंडामेंटल राइट ही सुप्रीम है, डीपीएसपी सुप्रीम नहीं है। वे केशवानंदा भाटिया केस इसके बाद आता है जो ओवर रूल कर देता है गोलकनाथ के केस को, और वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सके किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट,
और जब वो अमेंड कर रहा है फंडामेंटल राइट को, बस उसको इतना ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो लेट डाउन हुई थी केशव नंदा भारती केस में, वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अब इसी के बाद तुरंत बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ जाया जाता है, और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी दे दी जाती है डीपीएसपी को ओवर फंडामेंटल राइट। और ये कहा जाता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है डीपीएसपी को प्रिवेल करने के लिए, चाहे वो आर्टिकल 14, 19 या 31 के अगेंस्ट हो, फिर भी ये जो एक्सटेंशन है ये कहीं ना कहीं भी हैम्पर नहीं करेगा और डीपीएसपी प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। और उसी केस में मिनर्वा मिल्स केस 1918 में 80 में ये कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, ये दोनों ही फाउंडेशन बेडरॉक है। ये क्या है? फाउंडेशन है और बेडरॉक है फॉर बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो ये बेडरॉक है एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक बैलेंस बनाए बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, और हमें हार्मनी बना के चलनी है दोनों के बीच में। साथ के साथ मिनर्वा मिल्स केस में दोबारा रिट्रेट किया जाता है कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है, फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कहीं से भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एसटी आता है। देखिए अभी क्या होता है कि ईवी चिन्नैया का केस था, इस केस में ये कहा गया था कि एससी एसटी का सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता और ये होमोजीनियस ग्रुप है। अभी रिसेंटली 2024 में आप कह सकते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय के डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह में 6-1 की मेजोरिटी से, जो बेंच थी 7 जज बेंच, उसने 6-1 की मेजोरिटी से परमिट कर दिया कि जो स्टेट है वो सब क्लासिफिकेशन कर सकता है एससी एंड एसटी कैटेगरी में, ताकि हर एक व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके जिनको इस कैटेगरी के जिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। और इस रूलिंग के थ्रू उन्होंने ओवरटर्न कर दिया अपेक्स कोर्ट के 2004 के जजमेंट जो उन्होंने दिया था ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कौन से केस में सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया गया है। इट इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड दिस इज आवर क्वेश्चन फॉर द डे। In which case did the Supreme Court restore the supremacy of fundamental right over the directive principle of state policy? So ये आपके ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच।